नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कैथल में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 16 शिकायतें सामने रखी गई, जिनमें मौके पर 11 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया और 5 शिकायतें अभी भी पेंडिंग हैं। वहीं मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि छोटी शिकायतें जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में न लाएं, इनका समाधान मौके पर ही अधिकारी कर दें, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी और आमजन परेशान नहीं होगा। तो वहीं बुढ़ापा पेंशन को लेकर सरकार 2 लाख से ज्यादा इनकम वाले पात्र धारकों की पेंशन नहीं मिलने के मामले में उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए कमेटी गठित करेगी और इस कमेटी में इसकी समीक्षा होगी। तो वहीं रोडवेज बेड़े में मार्च तक 809 नई बसें शामिल करने का परिवहन मंत्री ने भरोसा दिलाया, जिसपे मार्च तक 350 बसें शुरू हो जाएंगी। जिसमें से 11 ड्रॉप हुई हैं और बहुत लंबे समय के बाद कैथल में ग्रीवेंस अपनी रखी गई है। और ये ग्रीवेंस हर महीने जो भी मंत्री जिसकी दायित्व होगा वो हमेशा आएगा और मेरे अधिकारियों को कहा है कि छोटी छोटी शिकायतों को अधिकारी अपने लेवल पर निपटाने का काम करें और जो प्रदेश के लेवल पर प्रदेश जो मंत्री के लेवल मंत्री उसको निपटाने का काम करेंगे। और इस बात की मुझे खुशी है कि विधायक है, संगठन के लोग हैं, अधिकारी लोग हैं कि सब लोगों ने मिलकर सारी जितनी जो शिकायत थी उनको मेरे से पहले निपटाने का प्रयास करा। जो नहीं थी अब वो हमने निपटाई। 1971 युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे होने पर देश भर में विजय दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि हरियाणा की गृह मंत्री अनिल विज ने विजय दिवस के बहाने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि युद्ध के मैदान में सैनिकों द्वारा जीती गई जंग राजनेता शिमला एग्रीमेंट के टेबल पर हार गए। हमारे पास पाकिस्तान के 90,000 युद्ध बंदी थे और अगर हम चाहते तो उनको छोड़ने के बदले पीओके ले सकते थे, लेकिन हमने कोई बार्गेन नहीं की। ये बहुत बड़ी भूल थी जिसे हम आज तक भुगत रहे हैं। अनिल विज ने 1971 भारत पाक युद्ध के बाद हुए शिमला समझौते पर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने पूर्व सरकारों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अनिल विज का कहना है कि आज भी इस युद्ध में कई सैनिक पाकिस्तान में कैद हैं। 1971 में सैनिकों द्वारा युद्ध के मैदान में जीती गई जंग को राजनेता शिमला एग्रीमेंट की टेबल पर हार गए। हमारे पास 90,000 युद्धबंदी थे, पीओडब्ल्यूज थे। अगर हम चाहते तो हम पाकिस्तान से बार्गेन कर सकते थे। हम पाकिस्तान से पीओके लेने की मांग कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया और उनके पीओडब्ल्यू वापस कर दिए। ये बहुत बड़ी भूल थी जिसको आज तक हम भुगत रहे हैं। भले ही कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं और किसान अपने घरों को वापस लौट गए हों, लेकिन जिन पार्टियों के द्वारा कृषि कानूनों का समर्थन किया गया था उनकी मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। फतेहाबाद के रसिया इलाके में कोर्ट परिसर में नए लिफ्ट का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर जजपा सुप्रीमो अजय चौटाला और विधायक नैना चौटाला पहुंचे, लेकिन वकीलों के द्वारा इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया। वकीलों का कहना था कि कृषि कानून को लेकर जजपा के द्वारा किसानों का साथ नहीं दिया गया, बल्कि कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया जा रहा था और इसी के चलते इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। वकीलों ने यह भी कहा कि जिन लोगों द्वारा अभी किसान कानूनों का समर्थन नहीं किया गया, जनता उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। देश भर में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के 9 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस दौरान यमुनानगर में बैंकों के सामने कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरकारी बैंक के कर्मचारी निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। मेरी पोस्ट है जहां से मैं रिटायर हुआ हूं। साथियों, पहले भी हम आप लोगों के समाज को जरूरत है। यदि ये बैंक बंद हो। खबर करनाल से है। यहां पर भी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों ने रोष प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरकारी बैंक में कामकाज ठप होने से करोड़ों रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ।
प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर का धरना प्रदर्शन जारी है। नूंह में आंगनवाड़ी वर्कर्स का अनिश्चितकालीन धरना 8वें दिन भी जारी रहा। महिलाओं ने एक सुर में जोरदार तरीके से सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस ठंड के मौसम में महिलाएं प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। शनिवार को नूंह के विधायक आफताब अहमद को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सरकार को जगाने के लिए आशा वर्करों की यूनियन जल्द रणनीति बनाने जा रही है। गुरुवार को धरनारत महिलाओं ने सुभीता ढाका एडीसी को ज्ञापन सौंपा और थालियां बजाकर विरोध जताया। पानीपत में लघु सचिवालय में सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर्स सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना देने पहुंचे। प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बताया कि सरकार ने 2018 में उनकी मांगें मान ली थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं की। सिरसा में सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने सेंटर की तालाबंदी रखते हुए 8वें दिन भी बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय में धरना दिया। प्रदर्शनकारियों कर्मचारियों की मांग है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। वर्करों को न्यूनतम वेतन 24,000 और हेल्परों को 16,000 रुपये दिए जाए। महम के भैड़ी मातो गांव में स्वर्ण जाति के लोगों ने एक विशेष अनुसूचित जाति के परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। साथ ही गांव का कोई व्यक्ति इन परिवार के सदस्यों को खेत, घर और दुकान में प्रवेश नहीं करने देगा। यदि किसी ने ऐसा किया तो उससे 11,000 का जुर्माना वसूला जाएगा। प्रतिबंध के बाद इन परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और पशुओं के लिए चारे की समस्या पैदा हो गई है। यू थोड़ा जा बढ़िया उन्हें बाल कम यूं मामला बेचोर कोई मामला नहीं। ये कह रहे हैं कि भाई खेत में नहीं जाने देंगे। ये पहले हमने नहीं कराया दी बुजुर्ग ने बाल कर लिया। अच्छा हमने दबाव ला ली चाहे किमने ला ली मदा बड़गुनिया तो मान नहीं जाइए। हाँ। यह बात है और कुछ तो वैसे कोई तनाव नहीं है ना, कोई तनाव नहीं है। भाईचारा प्रेम से रहते हैं। प्रेम तो दाम खूब माँ भाई जेल करा दे, डंड ला दे, सजा करा दे, मरा दे तो ना फिर हम तो तेरे गल। हाँ तेरी इस बात में मानता नहीं। तुम डाल डाल हम पात पात, ये कहावत हांसी में नशा तस्करी करने वाली महिलाओं के गैंग पर सटीक बैठती है। पुलिस ने नशा बिक्री को रोकने के लिए दिन में धरपकड़ शुरू की तो नशे के सौदागर महिलाओं ने रात में नशीले पदार्थों की मंडी सजाना शुरू कर दिया। हांसी पुलिस दिन भर सायरन बजाती रही, गाड़ियों में न्यू ऑटो मार्केट में घूमकर रात को शांत हो जाती है और इसी के बाद न्यू ऑटो मार्केट में शुरू हो जाता है नशा बिक्री का धंधा। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से महिला नशीले पदार्थों को बेच रही हैं और धड़ल्ले से कह रही हैं कि वो नशा बेचती हैं। दरअसल हांसी में न्यू ऑटो मार्केट में लंबे समय से नशीले पदार्थ की बिक्री हो रही है। यहाँ पर महिलाएं स्मैक, गांजा, चिट्ठा आदि नशीले पदार्थ खुलेआम बेचती हैं। पिछले कुछ समय से पुलिस ने यहाँ पर सक्रियता बढ़ा दी है और दिन के समय तो पुलिस पेट्रोलिंग करती है, लेकिन रात के समय पुलिस में थोड़ा सुस्त होते ही नशा बेचने वाली महिलाएं फिर से सक्रिय हो जाती हैं, नशा बेचने का काम शुरू कर देती हैं। फरीदाबाद में विदेशों से आए 209 लोगों ने कोरोना जांच में अपने गलत फोन नंबर और एड्रेस दिए हैं, जो कि अब गायब हैं। इसको लेकर फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने डीसी और पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी है। सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने बताया है कि कोरोना के 7 नए मामले बीते 24 घंटे में सामने आ चुके हैं, जबकि एक व्यक्ति उपचाराधीन है, बाकी को घर में आइसोलेट किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ओमिक्रॉन की तीसरी लहर को देखते हुए बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक दूसरी डोज नहीं लगवाई है उनको दूसरी डोज जरूर लगवानी चाहिए, क्योंकि 14 दिन बाद एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है, जो कोरोना से लड़ने में काफी मदद करती है। हमारे पास 7 मरीज आए थे, उनमें 3 को छुट्टियां हुई थी। टोटल 40 एक्टिव मरीज हैं। एक पेशेंट हॉस्पिटलाइज है ESI 3 के अंदर, अंडर कंट्रोल है, और बाकी 39 मरीज घर पे है, होम आइसोलेशन में है। लेकिन फिर भी मैं लोगों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि कोरोना की तीसरी वेव को बचाने के लिए हम सभी ने मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखनी है और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है। इसके अलावा सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन लगाना बहुत ज़रूरी है।
टोल कर्मियों को समय पर वेतन न देने से चर्चाओं में रहने वाले गंगायाचा टोल प्लाजा के टोल कर्मी सुबह एक बार फिर काम छोड़कर हड़ताल पर चले गए। सुबह 8 बजे से टोल बूथ खाली पड़े हैं और वाहन बिना टोल दिए ही जा रहे हैं। रेवाड़ी रोहतक हाईवे स्थित गंगायाचा टोल प्लाजा पर करीब 76 कर्मचारी हैं जिन्हें 5 महीनों से मेहनताना नहीं दिया गया। वेतन न मिलने से परेशान कर्मचारियों ने काम छोड़कर हड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि गंगायाचा टोल कर्मचारियों ने समय पर वेतन न मिलने पर पहले भी कई बार हड़ताल की है और हर बार जल्द पेमेंट जल्द जारी करने का मैनेजमेंट आश्वासन देती रही है। टोल मैनेजर का ये कहना है कि कर्मचारियों को वेतन न मिलने के कारण कर्मचारी काम पर नहीं आ रहे। उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है और जैसे ही कोई आदेश आता है उस पर काम करेंगे। इंसान में अगर जज्बा और हौसला बुलंद हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, चाहे उम्र कुछ भी हो। इस बात को चरखी दादरी के गांव कादमा निवासी 104 वर्षीय रामबाई ने साबित कर दिखाया। यहां रामबाई की फिटनेस देख लोगों का भी पसीना छूटा है, जिन्होंने पिछले दिनों राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अपनी 3 पीढ़ियों के साथ गोल्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। उम्र की दहलीज भी उनकी प्रतिभा को नहीं रोक पाई और अनेकों राष्ट्रीय स्पर्धाओं में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदकों का ढेर लगा दिया। बता दें कि गांव कादमा निवासी रामबाई बुजुर्ग एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं और वो 104 साल की आयु में वृद्धावस्था की परवाह किए बगैर खेल को जीवन का हिस्सा बनाकर कड़ी मेहनत से आगे बढ़ रही हैं। पिछले दिनों वाराणसी के सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुरू हुए राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रामबाई समेत 3 पीढ़ियों ने भागीदारी की। रामबाई अपनी 3 पीढ़ी के साथ न सिर्फ दौड़ी बल्कि लंबी कूद में भी भाग लिया। उन्होंने अपनी बेटी, पुत्रवधू, नातिन के साथ प्रतियोगिता में भागीदारी की। रामबाई ने 100, 200 मीटर दौड़, रिले दौड़, लंबी कूद में 4 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। सीधे ले चलते हैं आपको इंडिया न्यूज के मंच कार्यक्रम में, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। इसके बीच में नहीं है, कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में है। अभी हालत कांग्रेस की ये हो गई है, कांग्रेस एक सर्कस बन गई है। पंजाब कांग्रेस, सिद्धू साहब चन्नी साहब से लड़ रहे हैं, जाखड़ साहब सिद्धू साहब से लड़ रहे हैं, प्रताप बाजवा जाखड़ साहब से लड़ रहे हैं, फतेहचंद बाजवा प्रताप बाजवा से लड़ रहे हैं। और इनकी कैबिनेट मीटिंग में बता रहे हैं गुत्थम गुत्था होते हैं एक दूसरे से। ऐसे सरकार कैसे चलेगी? ऐसे लोगों को कैसे कोई वोट दे सकता है? कैसे अपना भविष्य 5 साल दे सकता है कोई? ऐसे लोग सरकार चलाएंगे? एक मुख्यमंत्री जो अपनी मर्जी का एज ही नहीं लगा सकता, वो मुख्यमंत्री क्या सरकार चलाएगा? आज मैं वो देख रहा था, वो बाई चांस चन्नी साहब का तो आज रैली हो नहीं पाई, कोई आया नहीं, गुरदासपुर में उनकी रैली होनी थी। लेकिन मैं उनका देखता हूं, वो कहते हैं हमारी सरकार बनी तो हम ये करेंगे। सिद्धू साहब कहते हैं हमारी सरकार बनी तो हम ये करेंगे। और जनता देख रही है कि हम करेंगे, किसकी सुने हम? केजरीवाल जी, एक चेहरे को लेकर बहुत बार ये बात उठती है। पहले तो पंजाब में ये भी एक चर्चा थी, हालांकि बहुत बार आम आदमी पार्टी ने क्लेरिफाई किया। कहा साहब ये भी हो सकता है कि केजरीवाल साहब पंजाब चले। केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने बहुत प्यार दिया है, इतना प्यार मुझे कभी नहीं मिला, तो मैं दिल्ली में ही रहूँगा। दिल्ली में ही। चन्नी साहब हो सकता है कि उस सिद्धू साहब से लड़ाई कर रहे हो, अपना एज ही नहीं तय कर पा रहे हो, लेकिन आपके लिए उनके पास है कि नकली एक नेरेटिव पंजाब में है नकली का, और वो लगातार चलने लगा है। वो कह रहे हैं कि नकली आम आदमी और असली आम आदमी, वो हाँ बिल्कुल रोज ये साबित करना चाहते हैं कि वो असली आम आदमी है। वो कहते हैं कि मेरे को गिल्ली डंडा खेलना आता है। केजरीवाल को कहाँ गिल्ली डंडा खेलना आता है? मैं असली आम आदमी हूँ। वो कहते हैं मेरे को कंचे खेलने आते हैं, केजरीवाल को कंचे खेलने नहीं आते, मैं असली आम आदमी हूँ। वो कहते हैं मेरे को टेंट लगाना आता है, मेरे को गाय का दूध निकालना आता है। मेरे को गिल्ली डंडा खेलना नहीं आता, मैं मानता हूँ। मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं। मेरे को कंचे खेलने नहीं आते, मेरे को अस्पताल बनाने आते हैं। मेरे को टेंट लगाना नहीं आता, मेरे को 24 घंटे बिजली करनी आती है। अब पंजाब के लोग तय करेंगे कि उन्हें गिल्ली डंडा खेलने वाली सरकार चाहिए कि स्कूल और अस्पताल बनाने वाली सरकार चाहिए। एक बुनियादी सवाल और है। अब एक जिस तरह से वो कर रहे हैं ना, थोड़ा सा मजाक सा भी बनने लग गया। मतलब ड्रामेबाजी की भी हद होती है। जैसे
उन्होंने कहा कि मेरे को टेंट लगाना आता है। एक अभी इंटरव्यू चल रहा था, उसमें आप ही का था या पता नहीं किसका था, इंटरव्यू में मैंने देखा वो कह रहे थे कि मैं तो 24 घंटे लोगों से मिलता हूँ। हमारे साथ मंच पर ही थे। आप ही थे? हाँ, मैं ही। आप ही थे? मैं ही। अच्छा, वैसे एंकर भी बड़ा प्रभावित लग रहा था उनकी बात से। मैं नहीं प्रभावित नहीं था, मैंने सवाल पूछा था और उन्होंने उसका जवाब दिया। एक मिनट, वो उनसे कुछ पूछा गया तो मैं हेलीकॉप्टर वाला सवाल पूछा था कि आप बच्चों को हेलीकॉप्टर के साथ लेके गए, कैप्टन साहब मिलते नहीं थे। उनसे कुछ पूछा तो उन्होंने कहा मैं तो 24 घंटे लोगों से मिलता हूँ। मैं ड्राइंग रूम में मेरे लोग बैठे रहते हैं, मैं ड्राइंग रूम में मिलता हूँ, वरांडे में जाता हूँ वहाँ बैठे रहते हैं, मैं बाथरूम जाता हूँ वहाँ भी लोगों से मिलता हूँ। मुझे लगता है दुनिया के इतिहास में ये पहला लीडर होगा जो बाथरूम में भी लोगों से मिलता है। तो ये तो मजाक ही है ना, ये क्या है। दूसरा फिर उनसे उसमें पूछा जी एनआरआईज के बीच में आजकल क्या माहौल है। कहते मैं तो खुद एनआरआई हूँ। तो उनसे पूछा आप कैसे एनआरआई हैं। बोले पहले मैं गांव में रहता था, अब गांव छोड़ के शहर आ गया तो गांव के लोग मुझे एनआरआई बोलते हैं। तो आज वो सोशल मीडिया पे मजाक चल रहा था। मिस यूनिवर्स को खिताब मिला तो मिस यूनिवर्स ने फ़ोन किया चन्नी साहब को, जी मेरे को मिस यूनिवर्स मिल गया। कहता ले मैं तो खुद ही मिस यूनिवर्स हूँ। फिर वो चन्नी साहब जेलों का मुआयना करने गए तो वहाँ एक कैदी मिला, उससे पूछा भाई तू क्यों कैद है। तो बोला जी मैंने जेब काटी थी। कहता ले मैं तो खुद जेब काटता हूँ। ये मजाक बना दिया इन्होंने सरकार लेकिन का। ये आप भी दिल्ली में जब चुनाव लड़े, आपने कहा मैं लड़ूंगा, शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ूंगा। आप चुनाव जीते, बड़ा चुनाव जीते, आपने सरकार बनाई। लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि हम अगर वोट कर रहे हैं स्टेट में, या अब ये भी ट्रेंड है देश में कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, हमारा चीफ मिनिस्टर कौन होगा। इस बात की बहुत चर्चा है। मान साहब भी मंच में आए थे, मैंने पूछा साहब सबसे सीनियर आप हैं, लोकसभा में भी आप हैं, आप क्यों नहीं उम्मीदवार बनते हैं। तो उन्होंने कहा साहब मैं कहूँगा नहीं, लेकिन अगर मुझे बना दिया जाएगा तो मैं बनना चाहता हूँ। ये बात मंच पर उन्होंने कही। खबरें आज ये भी थी कि कुछ किसान नेताओं से भी आप टच में हैं। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ठीक है आप फेस हैं, कैंपेन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनती है पंजाब में तो उससे उसका चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा, क्योंकि लोग वोट देंगे उसको। नहीं हम ज़रूर बताएंगे, जल्दी बताएंगे। देखिए सीएम का जो अनाउंसमेंट होता है वो सबसे क्रिटिकल होता है, और वो उस अनाउंसमेंट के बाद आपका चुनाव नीचे नहीं जा सकता, उसके बाद तो चुनाव को आंधी बनना पड़ता है। तो अगर हमने ज़्यादा जल्दी अनाउंस कर दिया और उसके बाद चुनाव अगर डिप करता है तो फिर चुनाव उठाना मुश्किल हो जाता है। सो वी विल डू इट मच क्लोजर टू इलेक्शंस। यानी कि चुनाव। तो इंडिया न्यूज के मंच कार्यक्रम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महेंद्रगढ़ की। यहाँ पर सामान्य बस स्टैंड पर यात्रियों को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने के लिए पुलिस चौकी खोली गई है। चौकी का उद्घाटन सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह और अड्डा इंचार्ज वेद प्रकाश ने किया। पुलिस चौकी खुलने से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।